हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर प्रख्यात और आज मैं आप सब लोगों से आँख की पुतली यानी कॉर्निया की एक बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है केरेटोकोनस। ये केरेटोकोनस के बारे में मैंने डिस्कस करने का इसलिए सोचा क्योंकि आजकल कुछ समय से मैं देख रहा हूं, जब से इंटरनेट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी शुरू हुई है, तब से केरेटोकोनस के इलाज के बारे में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बातें मरीज जान के आते हैं मेरे पास। लेकिन किसी कारणवश उन लोगों को क्लैरिटी नहीं होती केरेटोकोनस के इलाज के बारे में। और क्योंकि केरेटोकोनस एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट की कोर ब्रांच में आती है, मतलब कॉर्निया की सब स्पेशलिटी का काफ़ी कोर टॉपिक है केरेटोकोनस। तो जो आम जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या रिफ्रैक्टिव सर्जन्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी अप्रोच में केरेटोकोनस को लेकर एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव रख पाते हैं सामने। तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों से ये शेयर करूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इस वीडियो को आराम से देखें, डिटेल से देखें, और आपके आसपास आपके फ्रेंड्स और फैमिली में अगर कोई केरेटोकोनस से सफ़र करता है तो उनको ये ज़रूर फॉरवर्ड करें ताकि उनको कुछ क्लैरिटी मिले कि उनकी डिजीज़ क्या है और उसका कैसे इलाज होता है। तो ये केरेटोकोनस बीमारी क्या है? अगर सिंपल भाषा में कहें तो केरेटोकोनस पुतली की गोलाई या पुतली की जो डोम शेप की स्ट्रक्चर होती है उसका कोनिकल बन जाना है। केरेटोकोनस, कोनस मतलब कोनिकल बन जाना। होती इसलिए है कि बेसिकली जो पुतली की बनावट होती है उसमें पुतली को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाली जो लेयर होती है यानी कि कॉर्नियल स्ट्रोमा, उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही लचीलापन या लचक होती है, या कहें कि वो थोड़ी कमज़ोर होती है, और वक्त के साथ उसकी शेप में बदलाव आने लगता है और वो उसमें उबड़ खाबड़पन या उभार आने लगता है, वो तिकोनी हो जाती है। और इस तिकोनी होने की वजह से केरेटोकोनस होता है। तो पुतली के तिकोना बन जाने से परेशानी क्या होती है? होता ये है कि हमारी आंख के अंदर जो हमारी आंख की पुतली यानी कि कॉर्निया होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पारदर्शी होता है, और वो एक लेंस की तरह काम करता है। अगर हम फिजिक्स के तौर पे देखें तो रोशनी जो आंख के अंदर आती है वो कॉर्निया, जो आंख की खिड़की है समझ लीजिए, उससे होती हुई पर्दे तक जाती है। और जो कॉर्निया की शेप होती है वो इस तरह की होती है कि वो सारी पड़ने वाली रोशनी को पर्दे पे एक पिन पॉइंट जगह पे यानी कि बहुत शार्प पॉइंट पे फोकस करती है। अगर ये पुतली उबड़ खाबड़ हो जाए या इसमें कोई ऐसे उभार आ जाए किसी हिस्से में जिससे कि वो तिकोनी दिखने लगे, तो ऐसे में जो ये पड़ने वाली रोशनी, आंख के ऊपर गिरने वाली रोशनी है, वो भी इधर उधर फैल जाएगी और एक पॉइंट पे यानी कि पर्दे पे सीधा एग्जैक्टली शार्पली फोकस नहीं होगी, जिससे कि नजर धुंधली हो जाएगी, चीजें फैली हुई दिखेंगी, विजन क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। अब किसी की आंख की पुतली कमजोर है या नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए, केरेटोकोनस होने से पहले पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि किस इंसान की आंख की पुतली कमजोर है। केरेटोकोनस आमतौर पे 10 से 25 साल की उम्र में पता चलता है, पकड़ में आता है। और केरेटोकोनस का जो सबसे पहला सिम्टम होता है, सबसे कॉमन सिचुएशन जो होती है जिससे केरेटोकोनस का शक पैदा होता है, वो होती है ये कि या तो चश्मा बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा हो, चश्मे का नंबर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, माइनस का नंबर, या चश्मे में एकदम से सिलेंडर का नंबर आने लग गया और सिलेंडर का नंबर बढ़ रहा है। तीसरा, सिलेंडर के नंबर का एक्सिस बदलता जा रहा है, मतलब हम अभी चेक कराते हैं तो ठीक दिख रहा है, काम चल रहा है, 2-3 महीने बाद वही चश्मा काम करना बंद कर देता है, हम दोबारा चेक कराने जाते हैं तो पता लगा सिलेंडर का एक्सिस बदल गया है। और चौथा, कि किसी भी चश्मे के बावजूद विजन की क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही, मतलब जैसी विजन 1 साल पहले थी, आज चश्मे के बावजूद वैसी विजन नहीं है। नया चश्मे का नंबर भी ले लिया फिर भी वो चश्मे का नंबर फिट नहीं बैठ रहा।
इसका मतलब ये है कि पुतली की बनावट जो है वो अब ऊबड़ खाबड़ हो गई है और चश्मे के बाद भी विजन की क्वालिटी ठीक नहीं हो रही। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिनमें केरेटोकोनस का शक पैदा होता है और हमें सतर्क हो जाना चाहिए। दूसरी बात, केरेटोकोनस आमतौर पे क्योंकि यंगर लोगों में होता है तो इसलिए उनके आगे पूरी लाइफ पड़ी है और इसलिए केरेटोकोनस का इलाज थोड़ा जल्दी कर लेना बेहतर होता है। केरेटोकोनस दोनों आंखों में ही होता है हमेशा। वो बात अलग है कि हमेशा एक आंख दूसरी आंख से ज्यादा प्रभावित होती है और कई बार ऐसा होता है कि अभी एक आंख में बदलाव आने शुरू हो गए और महसूस होने लग गए, पर दूसरी आंख में कोई बदलाव अभी महसूस नहीं हो रहा। पर केरेटोकोनस एक शारीरिक बीमारी है और इसलिए दोनों ही आंखों पे असर करती है, तो दोनों आंखों को हमेशा एक साथ देखा जाएगा। केरेटोकोनस के पेशेंट्स को आमतौर पे एक थोड़ा एलर्जी की प्रॉब्लम भी होती है, यानी कि उनको पलकों में खुजली वगैरह ज्यादा आती है। पर ऐसा देखा गया है कि केरेटोकोनस का कोई ठोस कारण एलर्जी की वजह से नहीं है। अभी तक किसी भी स्टडी ने ऐसा नहीं बताया है कि एलर्जी ही कारण है केरेटोकोनस होने का। ऐसा होता तो एलर्जी तो बहुत कॉमन है, सभी लोगों को केरेटोकोनस होता, पर ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, ये जरूर कुछ स्टडीज या कुछ शोध ये बता रहे हैं कि जिन लोगों में ज्यादा एलर्जी होती है और वो कंट्रोल नहीं करी जाती दवाइयों से, उन लोगों में आंख ज्यादा खुजाने की वजह से शायद केरेटोकोनस जल्दी प्रोग्रेस करता है, यानी कि वो उभार जो है, वो चोंचीलापन जो है वो पुतली का बढ़ता जाता है ज्यादा तेजी से। ये एक इंफॉर्मेशन मैंने इसलिए दी है क्योंकि मेरे काफी पेशेंट्स मेरे को आके ये पूछते हैं कि हमारे बच्चे को आंखों में एलर्जी है, डॉक्टर साहब इसको केरेटोकोनस तो नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं से ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड हुई है जो मैं चाहता था कि क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि अगर केरेटोकोनस का शक हो तो उसके लिए, उसके डिसीजन या डायग्नोसिस के लिए फाइनली क्या टेस्ट किया जाता है। तो देखिए, केरेटोकोनस के बहुत सारे क्लिनिकल मेथड्स रहे हैं पिछले 35-40 साल से। जब से केरेटोकोनस के बारे में जानकारी बढ़ती गई है तब से इम्प्रूवमेंट होता गया है टेक्नोलॉजी में केरेटोकोनस को डायग्नोज करने की। पर एक शब्द में अगर मैं बोलूं, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर केरेटोकोनस इज पेंटाकैम। पेंटाकैम एक खास मशीन है जो पुतली का लगभग सब कुछ नाप देती है। पुतली की शेप, वो उसकी गोलाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसके आकार में और क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसकी मोटाई कितनी है, उसमें कहाँ कहाँ उभार हैं, उन उभार में से कौन से उभार एबनॉर्मल हो सकते हैं और उनकी वैल्यू क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसी बहुत सारी मेजरमेंट्स देके पेंटाकैम हमें केरेटोकोनस का डायग्नोसिस देता है सबसे जल्दी। और सबसे जल्दी से मेरा मतलब है कि कई बार पेशेंट को कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो रही होती, पर फिर भी पेंटाकैम केरेटोकोनस को उससे पहले ही पकड़ लेता है। अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि अगर पेंटाकैम ने केरेटोकोनस डायग्नोस कर दिया हमारे लिए तो हमें आगे क्या करना है। तो देखिए, केरेटोकोनस का जो इलाज है वो कोई वन साइज फिट्स ऑल वाला हिसाब किताब नहीं है। मतलब अगर हम बात करें तो जैसे कुछ बीमारियां आम होती हैं कि भाई थोड़ी बहुत खुश्की, थोड़ी बहुत खुजली तो किसी को भी हो जाती है। केरेटोकोनस ऐसी बीमारी नहीं है। केरेटोकोनस का इलाज सोच समझ के और हर मरीज के लिए स्पेसिफिकली प्लान किया जाता है, टेलर मेड फैशन में। और इसीलिए एक एक्सपीरियंस्ड और कंप्लीट केरेटोकोनस स्पेशलिस्ट के पास ही केरेटोकोनस का इलाज कराना चाहिए। और आप जैसे जैसे अभी जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इलाज उपलब्ध हैं तो आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो अब मान लीजिए कि पेंटाकैम से पता चल गया कि केरेटोकोनस है। अब आगे इलाज कैसे होगा। तो देखिए, केरेटोकोनस के इलाज को प्लान करने में दो बातों पे ध्यान देना होता है। दो अलग अलग चीजें हैं जिनको हमें ट्रीट करना है। पहली चीज तो ये है कि केरेटोकोनस की जो बीमारी है वो पुतली की कमजोरी की वजह से है। क्या वो कमजोरी आगे और बढ़ती जाएगी और पुतली में जो शेप की कोनिकल तिकोनपन है
वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा, या वो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्टेज पे पहुंच चुका है जिससे अब आगे कोई बदलाव नहीं आने वाला, जिसको हम कहते हैं कि केरेटोकोनस स्टेबल हो गया है। ये देखा जाता है पेंटाकैम्स या तो रिपीट करके, और दूसरा एक्सपीरियंस से पता चलता है, जैसे कि छोटे बच्चों में, फीमेल जेंडर में, और ऐसा केरेटोकोनस जो बहुत जल्दी जल्दी रैपिडली चश्मे के चेंज की वजह से ही हमारे पास आया हो, ऐसे केरेटोकोनस यूजुअली प्रोग्रेस करते हैं। तो ये हम पेशेंट की प्रोफाइल देख के और उसकी केरेटोकोनस की स्टेज देख के डिसाइड करते हैं कि क्या ये केरेटोकोनस प्रोग्रेसिव है, और कंफर्म करते हैं 3 महीने बाद टेस्ट रिपीट करके। कई बार एक्सपीरियंस्ड कॉर्निया स्पेशलिस्ट को देख के ही पता चल जाता है, पेशेंट प्रोफाइल देख के ही पता चल जाता है कि ये केरेटोकोनस प्रोग्रेसिव है। तो ऐसी स्टेज में पहले उस कॉर्निया की जो लचीलापन या कमजोरी है उसको ठीक करने के लिए C3R किया जाता है। C3R एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, मशीन बेस्ड प्रोसीजर है। इसमें कोई बहुत ज्यादा स्किल इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन इसकी प्लानिंग ठीक से करी जानी चाहिए। इसमें राइबोफ्लेविन नाम की डाई इस्तेमाल की जाती है, केमिकल होता है, जिससे कॉर्निया को सोक किया जाता है। उसको कॉर्निया के ऊपर बार बार डाला जाता है ताकि वो कॉर्निया के अंदर भर जाए, और उसके बाद उस पे यूवी रेस से सिकाई करी जाती है। इसको आप ऐसे मान सकते हैं कि जैसे किसी कमजोर दीवार का केमिकल ट्रीटमेंट हो रहा हो उस दीवार की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। इसी तरह से कॉर्निया की सिकाई से कॉर्निया की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और उसका लचीलापन कम हो जाता है। ये तो हुई बात स्टेबिलिटी के लिए, कि जो दिक्कत अभी तक चलती आ रही है, बढ़ती आ रही है, वो आगे ना बढ़े। और ये चीज पहले जिस आंख में दिक्कत ज्यादा है उसको देख लेने के बाद हमें दूसरी आंख में भी देखनी होती है, क्योंकि C3R नजर को सुधारता नहीं है। जो नजर जिस यथास्थिति में है उसको वैसा ही रखता है, यानी कि और खराब होने से बचाता है। तो इसलिए जो अच्छी आंख है उसको भी हमें देखना होता है कि इसको तो C3R की जरूरत नहीं है क्या, क्योंकि हम नुकसान बचाना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि नजर और खराब हो तब जाके हम C3R करें। तो कई बार आपके डॉक्टर आपको बोलेंगे कि दूसरी आंख का भी C3R करा लो, जो कि सही सलाह है। दूसरी बात, अब आते हैं कि जो विजन की क्वालिटी अब तक खराब हो चुकी है उसको सुधारा कैसे जा सकता है, यानी कि कॉर्निया की शेप को रिवर्स कैसे किया जाए, वापस से डोम शेप कैसे बनाया जाए कोनिकल से। तो उसके कई तरीके हैं, उनके बारे में मैं बहुत ब्रीफ में इस वीडियो में बताऊंगा, और डिटेल में मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला और सबसे सिंपल इलाज जो है वो है टोपो गाइडेड PRK, जिसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। टोपो गाइडेड कस्टमाइज एब्लेशन ट्रीटमेंट, TCAT, ट्रैक, और भी बहुत सारे नाम है। बेसिकली वो होता ये है कि जो कॉर्निया की सरफेस का या पुतली की सरफेस का मैप है उसको डायरेक्टली मशीन में कैप्चर करके उससे लेजर द्वारा उसकी शेप को समतल या सपाट कर दिया जाता है। उसको स्कल्पटिंग कहते हैं, यानी कि जो भी उभार थे उन सबको हमने सपाट कर दिया, जिससे कि जो उबड़ खाबड़पन था, जो उभार थे, वो फ्लैट हो गए, और जो रोशनी थी वो फिर से सही जगह पे एक ही पॉइंट पे शार्पली फोकस होने लगी। तो विजन की क्वालिटी बेटर हो गई। ये है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है इंटैक्स। इंटैक्स बेसिकली एक छल्ले होते हैं जो कॉर्निया के अंदर, यानी कि आंख की पुतली के अंदर ही रास्ता बना के उसके अंदर पिरो दिए जाते हैं, और इससे जो कॉर्निया में उभार है वो दब जाता है, फ्लैटन हो जाता है, और कॉर्निया की शेप जो है वो फिर से गोलाकार हो जाती है। तीसरा ऑप्शन है, अगर ये सब नाकाम करे तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट। देखिए, ये आम तरह का कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं होता। केरेटोकोनस के पेशेंट्स में कॉर्निया की सिर्फ आगे वाली लेयर्स, यानी कि कॉर्निया का स्ट्रोमा जो कमजोर होता है, सिर्फ उसी हिस्से को हटाया जाता है, और पिछली वाली हिस्सा पुतली का छोड़ दिया जाता है, मरीज का अपना खुद का। आगे वाले हिस्से को ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ये प्रोसीजर
कॉर्निया स्पेशलिस्ट करते हैं और इस प्रोसीजर का बहुत ही अच्छा सक्सेस रेट होता है। मोर देन 95% पेशेंट्स, यानी कि 100 में से 95 से ज़्यादा लोग जो हैं इससे परमानेंटली अपनी विजन को रीगेन करते हैं, क्वालिटी को। और ये सालों साल, मतलब जिंदगी भर साथ देने वाली सर्जरी है। अगर आप इसको कंपेयर करके देखें तो जो पुराने तरीके कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के थे उनमें इतना ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ करता था। और आखिर में मैं बात करूंगा कॉन्टैक्ट लेंसेज के बारे में। तो देखिए, कॉन्टैक्ट लेंसेज कुछ स्पेसिफिक टाइप के पेशेंट्स के लिए जिनका एक सर्टेन स्टेज पे केरेटोकोनस अरेस्ट हो गया, स्टेबलाइज हो गया और वो कॉन्टैक्ट लेंस को टॉलरेट कर पा रहे हैं, उनके लिए स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज आते हैं जो स्पेशली केरेटोकोनस के मरीजों के लिए बने होते हैं और उनसे विजन की अच्छी क्वालिटी रिकवर होती है, पर हालांकि उनके मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो ये 3-4 ऑप्शंस जो हैं ये सारे के सारे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनमें से 2 या 3 ऑप्शंस एक साथ क्लब भी हो सकते हैं। जरूरत पड़ सकती है एक आंख में ट्रांसप्लांट की और दूसरे आंख में कुछ और करने की। इसीलिए एक कॉर्निया स्पेशलिस्ट जो ये सारे इलाज कर सकता है, जहां ये सारी सुविधाएं जिस अस्पताल में उपलब्ध हो और जहां के जो स्पेशलिस्ट हैं वो केरेटोकोनस के ही इलाज करने में एक्सपीरियंस रखते हो, उन्हीं से केरेटोकोनस का इलाज होना चाहिए। जाने से पहले मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स और फैमिली से जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम करेक्ट इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर सकें।